हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बॉटनी CLC सीकर। हाँ, थोड़ा स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। तो सब अच्छे हो ना, मस्त हो, मुस्कुराते रहिए और मस्त तरीके से पढ़ते रहिए। आपका मुस्कुराना ज़रूरी है। तो थोड़ा देखिए कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने जो वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड सारी बातें थी, जो ग्राफ था कि डोमेस्टिक सीवेज को अगर अपन जलाशय में छोड़ें, या यूट्रोफिकेशन सुपोषण था, या बायोमैग्निफिकेशन था। तो सबसे पहले उस ग्राफ के बारे में अपन बात कर रहे थे। इतने सही था बेटा कि जो घरेलू वायुतमल होता है या और भी कोई सोर्स हो कि अगर उस जल में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाए, अगर जल में कार्बनिक पदार्थ बढ़ जाए, तो बेटा जल के अंदर जो सूक्ष्म जीव है, जीवाणु कवक, उस ऑर्गेनिक मैटर का क्या करेंगे, डेड ऑर्गेनिक मैटर तो है तो उसका अपघटन करेंगे। अपघटन में क्या आवश्यक होती है, O2। तो कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के अंदर आवश्यक O2 की मात्रा क्या होती है, BOD। अब वो जो सूक्ष्म जीव है वो कहीं बाहर से तो लाएंगे नहीं, जल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर तो जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन उसी को प्राप्त करेंगे। तो तुरंत आपके सामने DO घट गई और BOD बढ़ गई थी। तो जैसे DO इतनी कम घट गई, BOD बढ़ गई, तो स्वजलीय जीवों की और तो अदृश्य हो गई और कुछ मछलियों की मृत्यु हो गई। अब जैसे जैसे अपन बात करेंगे पानी का प्रवाह बढ़ा, तो ऑर्गेनिक मैटर जो था उसका जो डिकम्पोज कर देंगे तो मात्रा कम होगी। अब जल्दी जल्दी डिकम्पोजिशन कर देंगे तो फिर धीरे 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 वापस BOD कम होगी और DO आएगी, तो फिर वापस प्रकटीकरण होगा और कुछ भी नहीं। और बायोमैग्निफिकेशन में अपने DDT का एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको दिया जैव आवर्धन के अंदर, जो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, अच्छा क्वेश्चन वहां पे आता है। अब देखो ना, आज के टॉपिक के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो दो आप पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन डिप्लीशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं यहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट तो देखिएगा बेटा, ये हरित गृह प्रभाव क्या होते हैं। ये एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन ये आई कहां से, कैसे डेराइव्ड हुई, और मतलब ये नाम क्यों दिया गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट टर्म क्यों दी गई। तो क्योंकि ये एक देखना घटना से रिलेटेड होगी, तो अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं बेटा कि टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट, टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हरित गृह प्रभाव है, एक घटना से व्युत्पत्ति हुई, मतलब डेराइव्ड हुई, जो एक हरित गृह मतलब ग्रीन हाउस में संपन्न होती है। तो बेटा एक हरित गृह में एक घटना संपन्न हो रही थी, उसी से बाद में ये टर्म आ गई जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से हो रही है, और वो आपकी टर्म आ गई क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अपन कहते हैं कि द टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम ए इवेंट और फिनोमेना विच अकर इन ए ग्रीन हाउस, जो एक ग्रीन हाउस में संपन्न हो रही है। अच्छा, वो ग्रीन हाउस क्या है और उस ग्रीन हाउस में कौन सी घटना संपन्न हो रही है। तो बेटा देखो, मैं आपको बता दूं कि जो ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस हरित गृह हैं, वो कांच के छोटे ग्रह या कांच के छोटे घर की तरह दिखाई देते हैं। यस बेटा, इन्हें आप कहते हैं कि लुक लाइक स्मॉल ग्लास हाउस। यस बेटा, तो अपन कहते हैं कि लुक लाइक स्मॉल ग्लास हाउस, है ना, कांच के छोटे घरों की तरह दिखाई देते हैं ग्रीन हाउस। तो बेटा देखो, ग्रीन हाउस कहाँ बनाए थे ये बेटा, जो कांच के घर है ना, ये स्पेशली जो ठंडे प्रदेश होते हैं, टुंड्रा प्रदेश, ध्रुवों की ओर, जहाँ विंटर के अंदर बर्फ होती, तो वहाँ पॉसिबल ही नहीं है किसी भी वेजिटेबल को, वेजिटेशन, सब्जियां या कुछ भी उगाना वहाँ पॉसिबल ही नहीं है। तो वहाँ क्या है कि अपन बात उड़ा कि कुछ वेजिटेबल्स को, या जैसे हाइड्रोपोनिक्स रही होती हैं, मृदा विहीन जो जल संवर्धन पोषक विलीनों के अंदर बिना मृदा के ही डायरेक्ट एक परिभाषित पोषक विलीन पौधों को उगाते ना, तो वो कांच के घरों में उगाए गए थे।
या विंटर के दौरान। यस बेटा, तो ध्यान से देखिएगा कि ये जो ग्रीन हाउस होते हैं इनमें स्पेशली विशेषतया अपन बात रहा कि सर्दियों में पादपों को उगाया जाता है। सर्दियों में पादपों को उगाया जाता है। तो देखो यहीं से ये घटना आ गई। अच्छा बेटा, सर्दियों में उगाया जाता है तो देखो ये ऐसे ग्लास पैनल ही होते हैं, ऐसे कांच के ग्लास पैनल ही होते हैं। तो छोटे छोटे आप जानते हैं कि ग्लास पैनल होते हैं ना, तो इन ग्लास पैनल में क्या होता है कि जैसे थोड़ी बहुत जो सौर विकिरणें हैं वो सौर विकिरणें आ तो जाती हैं, ये ग्लास पैनल उनको अलाउ तो करता, आने को तो अलाउ करता है, लेकिन बाद में यहाँ से जो उसमें विकिरणें उत्पन्न होती है, उसमें विकिरणें उनको बाहर वापस नहीं जाने देता, उन उसमें विकिरणों को वापस बाहर नहीं जाने देता है। तो अंदर से ये जो हरित गृह है वार्म अप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जैसे अगर आप एक गाड़ी को थोड़ी देर के लिए 2-3 घंटे के लिए दोपहर की धूप में पार्क कर दो, बंद गाड़ी को, तो आपको पता है सूर्य की विकिरण आती तो है, लेकिन अंदर जो हीट बनती है उष्मा वापस छत को पार करके नहीं जाती है, तो अंदर से गाड़ी भयानक गर्म हो जाती है। वैसे ही ये ग्रीन हाउस वार्म अप हो गए थे। तो इनके अंदर विशेषतः सर्दियों में पादपों को उगाया जाता है। किसमें? ग्रीन हाउस में। तो आपने कहा कि भी मतलब इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है, जो मैं आपको बता दूं कि इनके अंदर क्या होता है ग्लास पैनल के अंदर, कि इनमें सूर्य की विकिरणें, भाई उनकी उष्मा ज्यादा होती है, आवर्ती ज्यादा होती है, तो सूर्य की विकिरणें प्रवेश तो कर जाती है, लेकिन अंदर उत्पन्न ऊष्मीय विकिरणें वापस बाहर नहीं जा पाती। अतः ये अंदर से वार्म अप, मतलब ज्यादा गर्म हो जाते हैं, वार्म अप हो जाते हैं। यस बेटा। अब इसी से निकल के आया, तभी इन्हीं से निकल के आया ये जो पृथ्वी के ऊपर प्राकृतिक घटना हो रही थी, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, बात को समझे? तो आप जानते हैं कि वही जो कांच के छोटे घर थे उनमें भी देखो, या एक गाड़ी जो पार्क थी, कि सूर्य विकिरण आ तो रही थी लेकिन उत्पन्न वापस जो उसमें विकिरण वापस नहीं जा पा रही थी, जिसके कारण उनके अंदर की तापवृद्धि हो रही थी। बात को समझे? तो ऐसा ही क्या होता है बेटा कि पृथ्वी पर भी प्राकृतिक रूप से ये जो कई सारी गैसेज हैं, CO2 ये, जिनका आणविक भार ज्यादा है, तो एक परत बना लेती हैं। तो देखना कैसे आ जाएंगी लेकिन वापस नहीं जा पाएंगी। तो फिर वो प्राकृतिक घटना जो अर्थ के ऊपर है, तो वो जरूरी भी थी। अपन ने एक बात कही थी कि भाई सामान्य मात्रा में CO2 प्रदूषक नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा हो जाए तो फिर ये घटना करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। मेनली CO2, मीथेन और भी कई हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो देखिएगा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको कहता हूं कि देखो बेटा, आपको मैं बता दूं कि अब ये घटना जो प्राकृतिक रूप से नेचुरली जो अर्थ पे होगी, तो देखना कैसे होगी अर्थ के ऊपर। देखो बेटा, पहले तो मैं कुछ बातें आपको बताता हूं कि पृथ्वी पर आपतित सौर विकिरणों का, पृथ्वी पर जो आपतित सौर विकिरण है उनका 1/4 तो आप जानते हैं कि बाह्य वायुमंडल में उपस्थित बादल और गैसों द्वारा पुनः परावर्तित कर दिया जाता है। बादल और गैसों, जैसे ओजोन यूवी रेज को वापस परावर्तित कर देती है ना, वो आएगा। तो आपतित विकिरणों का 1/4 भाग तो आप जानते बेटा कि बाह्य वायुमंडल में उपस्थित बादलों व गैसों के द्वारा पुनः परावर्तित कर दिया जाता है, और कुछ भाग उनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो कुल सौर प्रकाश या कुल सौर विकिरणों का केवल आधा भाग ही धरातल तक पहुंचता है। यस बेटा। तो अपन बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि भी सूर्य की विकिरणों का लगभग आधा भाग ही पृथ्वी की सतह से टकराता है। बात को समझे? अब जो आधा भाग पृथ्वी की सतह से टकराता है, तो जो विकिरणें आ तो जाएगी, टकराएगी, फिर धरातल से क्या निकलेगी? उष्मा, हीट निकलती, हीट, उष्मा। तो वो उसमें विकिरणें वापस क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि वायुमंडल के अंदर ये जो कुछ गैसेज है, CO2, मीथेन, इन्होंने एक परत बना ली, और इन्होंने परत बना ली तो उसको पार करके वापस नहीं जा पाएगी।
तो फिर आज अपन बात करेंगे प्राकृतिक रूप से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, और वो आपका है ग्रीन हाउस इफेक्ट। बात को समझे? हाँ, तो बड़ा ध्यान दीजिए कि इस प्रकार अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी यहां लिखते हैं कि इस प्रकार जो कुल सौर विकिरणें हैं, मैंने पहले भी आपसे कहा कि बेटा इस प्रकार सौर विकिरणों का लगभग आधा भाग ही धरातल से या पृथ्वी की सतह से टकराता है, क्योंकि 1/4 तो बादल या अन्य गैसों के द्वारा तो परावर्तित कर दिया जाता है और कुछ मात्रा में अवशोषित कर लिया जाता है। तो अपन ने क्या कहा कि बेटा देखो भाई, इस प्रकार सौर विकिरणों का लगभग आधा भाग ही धरातल यानी पृथ्वी सतह से टकराता है। यस बेटा, तो आपने कहा कि भाई धरातल या पृथ्वी सतह से टकराता है, जिससे ऊष्मा के रूप में, जैसे फिर वो जो कम तरंग दैर्घ्य और अधिक ऊर्जा की जो सौर विकिरण धरातल तक आ तो जाती हैं, धरातल से टकराती है, तो आप जानते हैं कि ऊष्मा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करती है। बात को समझे? तो जिससे ऊष्मा के रूप में ऊर्जा विमुक्त होती है, जिससे ऊष्मा यानी हीट, मैंने बता दिया ना हीट, इधाना, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा विमुक्त होती है। यस बेटा, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी। अब ध्यान दीजिएगा, वहां बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, तथा इस प्रकार निर्मित जो आप कहें बेटा कि कम ऊर्जा व लंबी तरंग दैर्घ्य या बड़ी तरंग दैर्घ्य, अब तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा तो आवर्ती क्या होगी? कम। यस बेटा, आप जानते हैं। तो इस प्रकार निर्मित कम ऊर्जा व लंबी तरंग दैर्घ्य युक्त विकिरणों या किरणों जिनको अपन कहते हैं इंफ्रारेड रेज, मतलब अवरक्त किरणें, को वायुमंडल में उपस्थित, आप जानते हो मैंने कहा था ना कि वायुमंडल में उपस्थित CO2 सामान्य मात्रा में प्रदूषक नहीं है, लेकिन ज्यादा हो जाए तो मोटी परत बना लेती है। तो वायुमंडल में उपस्थित CO2 तथा मीथेन, मुख्य रूप से CO2 और मीथेन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, तथा पुनः धरातल की ओर परावर्तित कर दिया जाता है, पुनः धरातल की ओर परावर्तित कर दिया जाता है। यस बेटा, अब आप जानते हैं ये प्रक्रम तब तक जारी रहेगा जब तक जो सौर विकिरण धरातल से टकराए तो जितनी हीट पैदा हुई, जब तक जानते हो कि ये इंफ्रारेड रेज, ये जो लंबी तरंग दैर्घ्य और कम ऊर्जा वाली विकिरणें समाप्त नहीं हो जाए। यस बेटा, तो ये प्रक्रम तब तक जारी रहेगा और इसे आप क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये घटना जो प्राकृतिक घटना है, इसे आप ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। समझ गए ना? तो आप जानते हैं कि धरातल गर्म होगा, भाई ये घटना तब तक चलती रहेगी जब तक ये जो लंबी तरंग दैर्घ्य और कम ऊर्जा वाली विकिरणें समाप्त नहीं हो जाए, है ना, और वो जो गैसों की मोटी परत है वो इनको एब्जॉर्ब करके वापस अर्थ की ओर ही भेजती जाएगी, इनको पार नहीं करने देगी। बोलो हाँ, है ना? तो इसको आप क्या कहते हो? ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके कारण पृथ्वी के तापक्रम में वृद्धि होती है। जैसे पौधा घर है, उस ग्लास हाउस की तरफ देखो, उस बंद गाड़ी की तरफ देखो, जस्ट वैसे की वैसे ही आप जानते हैं कि इससे आप जानते हैं बेटा कि
आपको क्या कहा कि इस पृथ्वी के तापक्रम में वृद्धि होती है, इससे पृथ्वी के तापक्रम में वृद्धि होती है, यानी भूमंडलीय तापन। समझ गए? अब बेटा ध्यान दो, ये एक नेचुरल घटना है बेटा, पृथ्वी पर उपस्थित प्राकृतिक घटना है। और ये शुरू में तो या जनरली तो ये अगर एक संतुलित रूप में रहे तब तो सही भी है, जरूरी भी है ना। तो आप जानते बेटा ये एक प्राकृतिक प्रक्रम है, मतलब यह एक प्राकृतिक प्रक्रम है और जिसके कारण पृथ्वी का औसत तापमान, प्रेजेंट टाइम में पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री प्लस में है ना, 15 डिग्री नियत है, नियत रहता है। यस बेटा, लेकिन अब और ज़्यादा नहीं बढ़ जाए तो फिर वो गड़बड़ है। अब ज़्यादा बढ़ रहा है, CO2 ज़्यादा बढ़ने से आजकल जीवाश्म ईंधनों का इनका ज़्यादा दहन हो रहा है ना, तब। वरना तो देखो ये एक प्राकृतिक प्रक्रम है जिससे आप जानते हैं बेटा कि जिसके कारण पृथ्वी का वर्तमान औसत तापक्रम 15 डिग्री नियत है। प्राकृतिक प्रक्रम है जिसके कारण पृथ्वी का औसत तापक्रम वर्तमान में कितना है बेटा? वर्तमान में 15 डिग्री नियत है। जानते हो अगर ये घटना नहीं होती पृथ्वी पर तो कितना होता? इसके अनुपस्थिति पृथ्वी का औसत तापमान -18। यस बेटा, तो इसकी अनुपस्थिति में पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री होता, -18 डिग्री, तो जीवन ही संभव नहीं था। इसलिए इस प्राकृतिक घटना का होना जरूरी था और ये शुरू से ही है पृथ्वी पर। यस बेटा, कि जो ये CO2 की इनकी परत थी तो सौर विकिरणें जो धरातल से टकरा रही थी, क्योंकि वो तुलनात्मक रूप से अधिक आवर्ती और कम तरंग दैर्घ्य या अधिक ऊर्जा और कम तरंग दैर्घ्य की थी, छोटी तरंग दैर्घ्य की, तो टकरा रही थी। लेकिन फिर उससे जो उष्मा हीट के रूप में ऊर्जा विमुक्त हो रही थी, तो जो उष्मा विकिरणें थी, अवरक्त किरणें, वो कम ऊर्जा और लंबी तरंग दैर्घ्य या बड़ी तरंग दैर्घ्य वाली थी, तो वापस वो CO2 की और मीथेन की जो परत थी वो उसको एब्जॉर्ब कर रही थी, वापस धरातल की ओर परावर्तित कर रही थी। लेकिन शुरू के अंदर जब इन CO2 की सांद्रता ज्यादा नहीं थी तो ये नॉर्मल वे में हो रही थी और पृथ्वी का वर्तमान में औसत तापमान 15 डिग्री था और अनुपस्थित हो तब कितना होगा? -18। तब तो पॉसिबल ही नहीं जीवन, तो इसका उपस्थित होना तो जरूरी है, प्राकृतिक घटना है। लेकिन आजकल जीवाश्म ईंधनों के दहन से और उद्योग से, कृषि से, ये जो ग्रीन हाउस गैस से अपन बताएंगे, यानी जो CO2 है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये बहुत ज़्यादा संख्या में विमुक्त हो रही है, तो मोटी परत बन रही है, तो किसी भी प्रकार थोड़ा बहुत भी वहाँ से हास नहीं हो रहा है, तो वर्तमान में जो औसत तापमान वो बढ़ रहा है। और अगर ऐसे ही बढ़ता रहा, जिसको अपन कहेंगे भी ग्लोबल वार्मिंग, अगर ऐसे ही बढ़ता रहा और 1-2 डिग्री या 2-3 डिग्री भी टेम्परेचर औसत तापमान अगर बढ़ गया तो जो ध्रुवों पर जमा बर्फ है वो पिघल जाएगी और समुद्री तटवर्ती देश क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। बात को समझे बेटा? तो आप समझ रहे हैं कि ये बात आपकी हो रही है। तो मतलब क्या होता है इसमें कि दिमाग लगाओ, जैसे इतना सा आपको दिमाग लगाना है कि जैसे ये सन है तो ये सोलर रेडिएशंस हैं, सोलर रेडिएशंस। अब तुम दिमाग लगाओ, या फिर मैं एक बार ऐसे बताऊं कि जैसे मान लो कि जो आधी मात्रा तो बादल का परावर्तित हो जाती है, वो तो खैर अलग बात है। अब ये सोलर रेडिएशन मान लो कि यहाँ ये ग्रीन हाउस गैसों की परत बन गई मोटी, ये परत बन गई, सही, ग्रीन हाउस गैसों की। और ये आप जानते हैं कि जो भी पृथ्वी जो सतह है, ये अपन बात करें, ये सारी बातें हैं, है ना। तो आप समझ पा रहे हैं कि जैसे ये जो विकिरणें होती हैं, ये सौर विकिरणें, ये सौर विकिरणें बेटा आप समझ सकते हो कि वहाँ से ये सौर विकिरणें इस परत को पार करके, क्योंकि ये कम तरंग दैर्घ्य अधिक ऊर्जा की, तो पार करके आ तो रही है धरातल पर,
कुछ को छोड़ के अपना मातृ पार करके धरातल पर आ तो रही है। यस बेटा, लेकिन यहाँ से जो उष्मा विकिरणें होती है, यहाँ से जो उष्मा विकिरणें यहाँ पैदा हो रही है, उष्मा विकिरणें, वो इसको पार नहीं कर पा रही, या तो ये एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर वापस धरातल की ओर भेज देती है। क्योंकि जो उष्मीय विकिरणें हैं, जो उष्मीय विकिरणें, उनको अपन बोलते हैं अवरक्त, अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड रेज, अवरक्त विकिरणें। वो तुम जानते हो कि कम ऊर्जा और लंबी तरंग धैर्य, लंबी तरंग धैर्य या बड़ी तरंग धैर्य वाली होती हैं। तो बात समझे, ये आपकी घटना हो रही है जो आपको बता रखी है डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर। यस बेटा, अब आप जानते हो कि भाई देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आपको कि मानव जनित क्रियाकलापों से आज जानते हो कि आज अपन कहेंगे, अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये सब कुछ करने के बाद, कि मानव जनित क्रियाकलापों से आज बहुत ज़्यादा मात्रा में तुम जानते हो कि स्वचालित वाहनों में पेट्रोल डीजल का दहन हो रहा है। तो मानव जनित क्रियाकलापों से, उद्योगों से आज बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर CO2, मीथेन, CFC ये विमुक्त हो रही है। और इनको आप क्या कहोगे, वो गैसेज जो ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार होती हैं, उनको आप क्या कहोगे, ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज। अच्छा, इन गैसों में एक बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता होती है कि ये विकिरण को अवशोषित कर सकती हैं। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा अब मैं कि मानव जनित क्रियाकलापों से वर्तमान में, ये लाइन लिखूंगा मैं, कि वर्तमान में मानव जनित क्रियाकलापों से CO2, मीथेन, CFC, या जैसे मैं कहूं N2O, व सुनो N2O आदि का अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन किया जाता है, अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन किया जाता है। भाई मानव जनित क्रियाकलाप मैंने बता दिया ना बेटा, स्वचालित वाहनों के अंदर पेट्रोल जल दहन से, जीवाश्म ईंधन के ज्यादा प्रयोग से हैं, और वनों की कटाई कर ही रहे हैं, बात को समझे, और उद्योग धंधों में चीजों के जलने से। तो आप समझ रहे हैं कि मानव जनित क्रियाकलाप से CO2, CH4, CFC, N2 आदि का अत्यधिक मात्रा में क्या हो रहा है, उत्सर्जन किया जाता है। और ये सभी गैसें ग्रीन हाउस गैसेज कहलाती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज कहलाती हैं। यस बेटा, समझ गए। तो ये सारी गैसेज क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज। अच्छा, अब इसमें मुख्य ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं, तो सबसे मुख्य ग्रीन हाउस गैसें तो CO2 और CH4 है, लेकिन अपन सभी का परसेंटेज योगदान पढ़ लेते हैं। तो देखो मतलब आप जानते हो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में इन गैसेज की भूमिका, यानी कौन कितने प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है, मैं आपको बता दूं। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर जो सबसे मेजर गैस होती है वो आपकी होती है कौन सी बेटा, CO2। तो आप जानते हो कि सबसे जो मेजर गैस है वो आपकी होती है CO2। और CO2 आप जानते हो बेटा कि कितना परसेंट जिम्मेदार है, 60%। 60% योगदान किसका होता है, CO2 का, सबसे मेजर। फिर आप जानते हैं बेटा कि दूसरे नंबर पे आपकी कौन होती है, CH4, मीथेन, 20%। इसलिए सबसे मुख्य ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं, CO2 तथा CH4, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन सबसे मुख्य पूछे तो। यस बेटा, सबसे ज्यादा योगदान इनका होता है। उसके बाद आप जानते हैं बेटा कि यहां पर देखना 14% आपकी होती है CFC,
CFC कितनी होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% होती है, और 6% आपकी होती है N2O, ये नाइट्रिक ऑक्साइड। ये आपका होता है कितना? 6%। बात को समझे? तो आपके सामने देखो मैं यहाँ पर लिखूं कि भाई सबसे ज़्यादा मेजर कौन है? 60% कौन है? CO2। फिर आपका अपन बात रहे कि मीथेन कितना है? ये आपका है 20%। तो दो सबसे मेजर हो गई। उसके बाद CFC कितना है? 14%। उसके बाद N2O कितना है? 6%। और इन्हीं में सम्मिलित हो जाती है, जैसे 1% के लगभग अपन बात रहे कि जलवाष्प, ये भी आप जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज में सम्मिलित होती है। तो ये सारी आपकी क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज जो इस घटना के लिए जिम्मेदार है बेटा। और इस प्रक्रिया में देखो CO2 की परत जो पृथ्वी के चारों ओर बन जाती है, कम तरंग दैर्ध्य की सूर्य विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक आने देती है, आना अलाउ करती है, जैसे ग्लास हाउस ने आना अलाउ किया था। यस, लेकिन फिर अपन क्या बात कहते हैं बेटा? जबकि बड़ी तरंग दैर्ध्य वाली उष्मा विकिरणों, हीट रेडिएशन, जो कि गर्म पृथ्वी की सतह से निकलती है, वापस वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती। यस बेटा, और इससे आप जानते हो पृथ्वी सतह का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और उस घटना को आप क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं बेटा? ग्लोबल वार्मिंग। यस बेटा, उस घटना को आप क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। और जानते हो इन सभी गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन से, इन सभी गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन से पिछली शताब्दी यानी 100 वर्षों में, पिछली शताब्दी में पृथ्वी का औसत तापमान या पृथ्वी के औसत तापमान में 0.6 डिग्री वृद्धि हुई है। 0.6 डिग्री वृद्धि हुई है। यस बेटा, तो इन सभी गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन से पृथ्वी के औसत तापमान या विश्व के औसत तापमान में 0.6 डिग्री वृद्धि हुई है, और अधिकांश वृद्धि पिछले 30 वर्षों में हुई है। समझे ना? अगर यही वृद्धि, अगर मान लो बेटा कि यही वृद्धि अगर मान लो 2 से 3 डिग्री हो गई, 2 या 3 डिग्री, तो जो ध्रुवों की टोपियां, जो ध्रुवीय प्रदेश हैं, ध्रुवीय टोपियां पिघल जाएगी, हिमनदन हो जाएगा। तो समुद्री तटवर्ती देशों में जल स्तर बढ़ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, वर्षा का चक्रण बदल जाएगा, और जो द्वीप है, आइलैंड है, द्वीप समूह होते हैं ना समुद्र बीच बीच आइलैंड, वो डूब जाएंगे। बात को समझे? तो ये बहुत खतरनाक है। यस बेटा, आपको पता है कि विगत वर्षों में जो CO2 की मात्रा 280 ppm से बढ़कर 368 हो गई है। विगत वर्षों में CO2 की मात्रा 280 ppm पार्ट्स पर मिलियन से बढ़कर 368 हो गई है। यस बेटा, 368 ppm पर पहुंच गई है। और ये जो CO2 की सांद्रता में जो वृद्धि है वो 1956 से 2002 के बीच है। 1956 से 2002 के बीच, तो चिंता का विषय है। अब अगर आपने कहा ना ऐसे अगर CO2 की सांद्रता बढ़ती गई तो अनुमान लगाया जा रहा था कि 2020-21 जो अभी चल रहा था दुगनी हो जाएगी और बढ़ जाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो फिर आप जानते हो कुछ ही वर्षों में, अगले कुछ ही वर्षों में तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ जाएगा, तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी जो मैंने अभी बताई। बात को समझ रहे हैं? तो ये सारी बात मैंने आपको बता दी। क्लियर? अब मैं इसको इस वे के अंदर समझा दूं बेटा कि देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट के दुष्परिणाम क्या होते हैं। इस वे में समझा देता हूं कि भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट के दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया, उसी को मैं एक सही लैंग्वेज में बता देता हूं, तो ध्यान से सुनना। ग्रीन हाउस इफेक्ट से औसत तापमान तो बढ़ रहा है कि है ना बेटा, दुष्परिणाम क्या है इसके। यस बेटा, अब ध्यान देना, सबसे पहले तो देखो क्या होगा कि वर्षा का चक्रण बदल जाता है। तो एक घटना अपन बोलते हैं विषम जलवायु परिवर्तन। विषम जलवायु परिवर्तन, विषम जलवायु परिवर्तन, समझ गए है ना?
क्योंकि आप जानते हो तापमान बढ़ने से वर्षा चक्रण बदल जाता है। तो बेटा आप जानते हो विषम जलवायु परिवर्तन, यस। और विषम जलवायु परिवर्तन को एक टर्म दी गई थी उसी को, कि ताप में, वर्षा चक्रण में, इन चीजों में परिवर्तन आए। ई तीनों प्रभाव आपके लिख रखा, ताप, वर्षा और आर्द्रता, तो उसको आप बोलते हो एल नीनो इफेक्ट, एल नीनो इफेक्ट, एल नीनो प्रभाव, एल नीनो प्रभाव, एल नीनो इफेक्ट कहते हो। यानी ई तीनों से आप घबराना मत। ई तीनों का मतलब क्या होता है कि वर्षा, ताप और आर्द्रता के अंदर तीनों में विषम परिवर्तन, यानी आप लिख दिया ना विषम जलवायु परिवर्तन, तो ये ई तीनों प्रभाव हो गया, एल नीनो प्रभाव, यस। तो एक तो आपका ये हो गया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो दुष्परिणाम है वो आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं कि ग्लोबल वार्मिंग है ना, कि पूरे विश्व के औसत तापमान में वृद्धि, वही तो ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। तो ग्लोबल वार्मिंग तो अभी मैंने बताया था, तो सारी घटना बता दी आपको। इसको ग्लोबल वार्मिंग भी मैं बता देता हूं कि भाई वैश्विक तापन, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि ही क्या कहलाती है, ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। अच्छा बेटा, पूरे विश्व के पृथ्वी को औसत तापमान में वृद्धि तो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। बता ही दिया पिछले 100 वर्षों में कितनी हुई है, 0.6 डिग्री। और अगर ऐसा होता गया और आप जानते हो कि 2 से 3 डिग्री अगर वृद्धि हो गई, 2 से 3 डिग्री वृद्धि हो गई, तो आपको मैंने बता ही दिया कि जो ध्रुव टोपियां होती है, जो अत्यधिक ऊंचाई पे बताया था कि हाई एल्टीट्यूड पे लो टेम्परेचर होता है, तो वहां पर्वतों की जो चोटियां हैं वहां बर्फ जमा हुई है, आइस कैप, तो वो पिघल जाएगी। और वो पिघल जाएगी तो समुद्रों का जलस्तर बढ़ेगा, तो समुद्रवर्ती तटवर्ती देश डूब जाएंगे, आइलैंड खत्म हो जाएंगे। बात को समझ नहीं समझ रहे? तो ये ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम मैंने आपको फिर बता दी, आप समझ रहे ना। तो क्या होगा उससे कि भाई ध्रुवों पर उपस्थित बर्फ, ग्लेशियर तीव्रता से पिघल रही है, जिससे आने वाले समय में समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होगी। समुद्र जलस्तर में वृद्धि होगी तो समुद्री तटवर्ती देश डूबने का खतरा है ना बेटा, वहां बाढ़ आने का क्या है, खतरा है। बार बार मैंने आपको ये चीजें समझा दी, यस। तो ये आप समझ लें, यस बेटा। तो इतनी वृद्धि होते ही बहुत खतरा हो जाएगा, तो ये ग्लोबल वार्मिंग है। अच्छा, मैंने शुरू में बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग होने से आजकल वनों की कटाई ज्यादा हो रही है, तो CO2 बढ़ेगी सांद्रता, वनों की कटाई होगी तो, क्योंकि वन ही है जो CO2 को प्रकाश संश्लेषण में स्थिरीकृत कर देते हैं, है ना। अच्छा हाँ, इस CO2 की सांद्रता बढ़ने से पौधों को तो एक C3 पादपों को तो फायदा है, क्योंकि C3 पादपों में प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, बढ़ जाता है। बात को समझे नहीं समझे? लेकिन ज्यादा होने से बाकी को नुकसान है। और आसपास CO2 ज्यादा होती है तो रंध्र उतने नहीं खुलेंगे, आंशिक रूप से बंद रहेंगे, तो जल की हानि भी उतनी नहीं होगी। बात को समझे नहीं समझे? लेकिन ये सबसे बड़ा खतरा है, ये और ये सबसे बड़ा खतरा है। और 2-3 डिग्री बढ़ गया तब तो बहुत भयानक बात हो जाएगी। तो अपने एक बात कही थी, ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होंगे, स्टेनोथर्मल, क्योंकि उनके शरीर का आंतरिक तापमान नियत नहीं रहता है। और ऐसा होने से विषम जलवायु परिवर्तन होगा तो ट्रॉपिक, मैंने कहा था शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे ट्रॉपिकल टेम्परेट में, और टेम्परेट आगे अपन बात रहे कि कोनिफर या पोल्स की ओर। तो आप जानते हो कि विषम जलवायु परिवर्तन होंगे तो ज्यादा प्रभावित तो कौन होंगे, स्टेनोथर्मल ही होंगे, क्योंकि उनका आंतरिक तापमान नियत नहीं होता है। वो सारी बातें मैं यहाँ पर वापस से क्लियर कर दी आपकी, यस बेटा। अच्छा सुनो, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट को रोकने के क्या उपाय किए गए, तो ग्लोबल वार्मिंग को आप बहुत अच्छे से समझे, यस बेटा। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट को रोकने के उपाय क्या किए गए, है ना। और बार बार बता रहा हूं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या था, मतलब इतना सा ही था कि सौर विकिरणें आ गई अधिक तरंग धैर्य, सौर विकिरणें आ गई कम तरंग धैर्य और अधिक ऊर्जा या अधिक आवर्ती के कारण, है ना, धरातल के ऊपर या पृथ्वी की सतह पर।
लेकिन जो उसमें विकिरणें पैदा हुई, उसमें विकिरणें इंफ्रारेड रेज है ना, IR इंफ्रारेड, उसमें विकिरणें, ये उसमें विकिरणें मान लो कि यहाँ CO2 की इनकी मोटी परत बन गई। अब मोटी परत बन गई तो ये इनको पार नहीं कर पाएगी, ये अवशोषित हो जाएगी, अवशोषित हो जाएगी और पुनः धरातल की ओर परावर्तित कर दी जाएगी। तो औसत तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यस बेटा, इतनी तो बातें हैं ना। अरे बोलो। तो आप जानते हैं कि इंफ्रारेड रेज लंबी तरंग दैर्घ्य या बड़ी तरंग दैर्घ्य, कम ऊर्जा वाली, ये कम तरंग दैर्घ्य अधिक ऊर्जा वाली, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। यस बेटा, अब ध्यान दो कि भी ग्रीन हाउस इफेक्ट को रोकने के लिए कई उपाय किए गए। वो क्या किए गए, तो ध्यान से सुनो। ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम कैसे किया जाए। बेटा रोकने के उपाय क्या है। अरे भाई, जो आज वनों की कटाई बढ़ती जा रही है, वनोन्मूलन में कमी करो। जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है, तो वनोन्मूलन, या अपन ऐसे कहें बेटा कि वनोन्मूलन में कमी करना, यानी डिफोरेस्टेशन को रोकना। वनों की कटाई को कम करो भैया, है ना, क्योंकि वही है बचाने वाले CO2 को आना। तो वनोन्मूलन में कमी, है ना, और वनीकरण, जो एफोरेस्टेशन पुनः वनीकरण है, तो वनीकरण को बढ़ावा देना, वनीकरण को बढ़ावा देना। नए नए वन लगाओ। अभी वर्षा ऋतु में लगाना चाहिए था तुम्हें, या जो लग गए उनको प्रोटेक्ट करो। तो वनीकरण को बढ़ावा दो, वृक्षों को बढ़ावा दो। यस बेटा। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन है ना, जितने भी फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, जितने भी आपके केरोसिन है, ये जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल, इनके उपयोग को कम करें और उसमें CNG के उपयोग को बढ़ाएं, वो बात होती है ना। तो जीवाश्म ईंधनों के उपयोग को कम करो और ऊर्जा के उपयोग की दक्षता में वृद्धि करो। ऊर्जा के उपयोग की दक्षता में वृद्धि मतलब अच्छे ईंधन यूज करो, अच्छे इंजन होंगे तो पूरा दहन करेंगे, पूरा दहन करेंगे तो ऊर्जा के उपयोग की दक्षता में वृद्धि, ताकि अधजले हाइड्रोकार्बन या CO2 कम बचे। यस, अच्छा जी। इसके अलावा दिमाग लगाना, जनसंख्या पर भी नियंत्रण हो तो ठीक ही रहेगा। जनसंख्या पर नियंत्रण, समझ गए। खैर ये तो भी बाद की बात है, लेकिन आप तो ये तो करें पहले, समझ रहे हैं। तो ये सारे अपन बात ग्रीन हाउस इफेक्ट को। अच्छा, सभी देशों का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या आया कि कैसे अपन CO2 सांद्रता को कम की जाए, है ना बेटा, या ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन जो बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या बातें आई। तो दिमाग लगाएं, कौन सा प्रोटोकॉल यहाँ आया और किसके दौरान आया, वो बात को समझ रहे हैं। तो बेटा ध्यान दीजिएगा कि देखो, ये जो बेटा आप जानते हो पर्यावरणीय विकास, ग्रीन हाउस गैस का उपयोग कम करने के लिए जैव विविधता संरक्षण के लिए जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, और पृथ्वी सम्मेलन ने आपको बताया था ना जैव विविधता में सन 1992 में आपका अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर। यस बेटा, उसमें आपने एजेंडा 21 बनाया था, एजेंडा 21। तो बेटा पर्यावरणीय परिवर्तन को रोकने के लिए उसी दौरान क्योटो प्रोटोकॉल बना था जापान में। जापान में क्या बना था, क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल का एक लक्ष्य था कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया जाए। ग्रीन हाउस गैसों की 1997 में जापान में क्योटो प्रोटोकॉल बना था अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन के अंदर। तो 1990 के लेवल से 5% कम करने को कहा गया था। 2008 से लेकर 2012 तक कि CO2 की सांद्रता को कम से कम 5% तो कम करो। यस बेटा। तो देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट को रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए आप जानते बेटा कि प्रोटोकॉल बना, जो पृथ्वी सम्मेलन था ना रियो डी जेनेरियो, उसी के दौरान। तो आप जानते हैं कि प्रोटोकॉल बना क्योटो प्रोटोकॉल।
क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जापान में। यस बेटा। और जो पर्यावरणीय सम्मेलन हुई, जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ, उसका लक्ष्य क्या रखा है क्योटो प्रोटोकॉल का? यस बेटा, कि भाई ग्रीन हाउस गैसों की विमुक्ति, ग्रीन हाउस गैसेज की विमुक्ति को कम किया जाए। ग्रीन हाउस गैसेज की विमुक्ति को कम किया जाए, कैसे ना कैसे रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए लगातार। यस बेटा, यही क्योटो प्रोटोकॉल का लक्ष्य था। बात को समझ रहे हैं आप? और फिर आप जानते हो, अपन ने बताया था 2000 के अंदर, जो 2002 में जोहान्सबर्ग में अर्थ समिट हुई थी, आप जानते हैं बेटा। यस बेटा, तो वो आपका जो अर्थ समिट हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, पृथ्वी का जो शिखर सम्मेलन हुआ था समपोषी विकास पर, कि संसाधनों को सही यूज करो, जीवाश्म ईंधनों को कम जलाओ ताकि गैस ही कम बने। बात को समझे? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल आपको बहुत अच्छे से करना है। क्योटो प्रोटोकॉल में कई आपके वर्जन होते हैं। कॉप, कॉप बोलते हैं अपन, ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन के दौरान ये कॉप, जैसे कॉप 3 है, कॉप के और वर्जन है 11, 21। तो लगातार ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन में कॉप का लक्ष्य क्या रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को आप तो कम करो, ताकि ग्रीन हाउस इफेक्ट के दौरान तापमान कम बढ़ेगा, यानी ग्लोबल वार्मिंग कम होंगी, और अपन वो जो ग्लोबल वार्मिंग की दुष्परिणाम थे उससे अपन बच सकते हैं। यस, तो ये आपका हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके अंदर आपको ये दिमाग लगाना है कि पौधा ग्रह प्रभाव शुरू का तो वो कहाँ से घटना आई। फिर आपको ये दिमाग लगाना है कि आती क्या है लेकिन कौन लौट नहीं पाती हैं, उनकी विशेषता क्या है। जो वापस नहीं लौट पाती हैं वो लंबी तरंग धैर्य और कम ऊर्जा वाली होती हैं। उससे होता क्या है, औसत तापमान बढ़ता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। कौन जिम्मेदार होती है? ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। कौन कौन सी गैसेज हैं? ये हैं। किसका कितना % योगदान है? ये है। उसके बाद उसके दुष्परिणाम क्या है? विषम जलवायु परिवर्तन, क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी और उस दौरान आपके पिछले, आप जानते हैं कि दशक में कितना बढ़ा, पिछले शताब्दी में 0.6 बढ़ा, है ना। और आप जानते बेटा कि बताया भी गया कि सन 2100 तक विश्व का तापमान 1.4 से लेकर 3-4 तक बढ़ सकता है अगले 100 वर्षों के अंदर। तो रोकथाम करनी होगी। बताया जा रहा है कि 2-3 डिग्री भी बढ़ गया तो बहुत भयानक चीजें हो जाएगी समुद्री तटवर्ती देशों के लिए। तो बात को समझ रहे हैं? तो इसलिए अपन बात बढ़ा कि अपन को वनों को बचाना चाहिए, और वन लगाने चाहिए, और पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ये सारे उसमें उपाय हैं। बात को समझ रहे हैं? यस बेटा, क्लियर। तो इसके बाद अपन किसकी बात करेंगे? ओजोन डिप्लीशन की, ओजोन अपक्षय की बात करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट अपन लेते हैं ओजोन अपक्षय। हाँ, तो आप देखिए बेटा, ओजोन, ओजोन क्या है, ओजोन परत क्या है, और ओजोन के प्रकार क्या हैं, और ओजोन परत का अपक्षय डिप्लीशन ऑफ ओजोन कैसे हो रहा है। यस बेटा, तो देखो ओजोन के लिए सबसे पहले मैं आपके पास में लिखूंगा, क्लियर बेटा, कि ओजोन, ओजोन इज ए ट्राई एटॉमिक गैस विथ फॉर्मूला O3। यस बेटा, तो O3 फॉर्मूला होता है। तो 3 परमाणु वाली गैस है, त्रिपरमाणुक ट्राई एटॉमिक गैस विथ फॉर्मूला O3। और आप जानते हैं बेटा, चाहे अपना जो लोअर एटमॉस्फेयर, नीचे का वातावरण, अपने आसपास का वायुमंडल हो, और चाहे अपन बात बढ़ा कि मतलब अपर एटमॉस्फेयर, ऊपर का वायुमंडल हो, समताप मंडल हो, ये कंटिन्यूसली अपने आप फॉर्म्ड होती रहती है। यस बेटा, आप जानते हैं कि आप जानते बेटा कि स्वतंत्र रूप से ये बनती रहती है। कौन? ओजोन। यस बेटा, अब ध्यान दीजिएगा कि देखो अपन यहां पढ़ते हैं टाइप ऑफ ओजोन, टाइप्स ऑफ ओजोन। तो बेटा देखो ओजोन के प्रकार, तो देखो बेटा कि ओजोन के प्रकार में मैं सबसे पहले आपको दूंगा बैड ओजोन, बैड ओजोन, खराब ओजोन, खराब ओजोन की बात करूंगा मैं आपके सामने। यस बेटा, तो देखो वो ओजोन जो लोअर एटमॉस्फेयर में, सौर मंडल में बनती है, अपने आसपास बनती है, वो खराब ओजोन होती है, बैड ओजोन होती है। यस बेटा, तो अपन कहेंगे कि ट्रोफोस्फीयर जो सौर मंडल है, यस बेटा, ट्रोफोस्फीयर,
ट्रोपोस्फियर सौर मंडल। अर्थात लोअर एटमॉस्फेयर में जो ओजोन बनती है तो अपन कहेंगे कि लोअर एटमॉस्फेयर, जो नीचे अपने आसपास का वायुमंडल है, लोअर एटमॉस्फेयर में उपस्थित ओजोन खराब ओजोन कहलाती है। यस बेटा, क्योंकि आप जानते हो कि क्योंकि यह एक प्रदूषक के रूप में, क्योंकि यह एक प्रदूषक पोल्यूटेंट है, प्रदूषक के रूप में पादपों व जंतुओं के लिए हानिकारक है। यानी बेटा विषैली होती है ना, प्लांट के लिए विषैली होती है। जैसे आपने सेकेंडरी पोल्यूटेंट पढ़े थे ना, फोटोकेमिकल स्मॉग, तो वहां आपने पढ़ाया था ना PN+O3 यानी सेकेंडरी पोल्यूटेंट होती है। तो पोल्यूटेंट के रूप में प्लांट में ETS को रोक देती है, यानी विषैली होती है। यस, और आप जानते हैं कि जंतुओं के लिए भी हानिकारक होती है। तो लोअर एटमॉस्फेयर में जो ओजोन बनती है, ये अपने आसपास जो ओजोन उपस्थित होती है वो पादप और जंतु दोनों के लिए हानिकारक होती है, इसलिए अपन को अपन क्या कह देते हैं, बैड ओजोन। यस, अब देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपकी होती है गुड ओजोन, अच्छी ओजोन। अच्छी ओजोन कहां होती है? तो बड़ा ध्यान से सुनना कि पृथ्वी की सतह से 25 से 30 किलोमीटर ऊंचाई, वैसे 17 से 26 लेते हैं, लेकिन अपन पूरा आगे पढ़े कि पृथ्वी की सतह से 25-30 किलोमीटर, ऐसे सतह का मतलब ये पृथ्वी की सतह, ऐसे अपन लेते ना पहले 16-17 किलोमीटर सौर मंडल, फिर 16 से 32 आप समताप मंडल। तो समताप मंडल की ऊपरी परत पे आपकी आती है ओजोन मंडल। यस, तो देखो मैं बताऊं कि पृथ्वी की सतह से 25-30 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल की भी ऊपरी परत जो ओजोन परत होती है, तो पृथ्वी की सतह से 25-30 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल, अर्थात अपर एटमॉस्फेयर, बहुत ऊंचाई पर जो है अपर एटमॉस्फेयर में उपस्थित ओजोन अच्छी ओजोन कहलाती है। क्वेश्चन उठता है क्यों? क्योंकि वहां एक बेटा शील्ड मतलब कवच की तरह काम करती है ना बेटा। वो ओजोन किसकी तरह काम करती है? वहां पर एक शील्ड मतलब कवच की तरह काम करती है। वहां यह शील्ड अर्थात कवच की भांति कार्य करती है ना। कैसे? क्योंकि यह सूर्य से आने वाली हानिकारक, जितनी भी हानिकारक जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, घातक होती है, खतरनाक होती है अपने लिए। यस, तो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों, अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज को या तो परावर्तित कर देती है, परावर्तित करके या अवशोषित करके पृथ्वी पर उपस्थित सजीवों को इससे बचाती है ना बेटा। ये जो समताप मंडल से ऊपर ओजोन मंडल है कि जनरली देखो धरातल से 0 से 16 किलोमीटर तक तो सौर मंडल है,
16 से 32 समताप मंडल, समताप ऊपरी सीमा मतलब 25-30, लगभग 25-30 ऊपरी सीमा ओजोन है। यस बेटा, तो वो आप जानते हो कि सूर्य से आने वाले जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण हैं उनको अवशोषित या परावर्तित करके पृथ्वी पर उपस्थित सजीवों को इससे बचाती है। यस बेटा, यानी आप जानते हो जो हानिकारक यूवी रेज है ना, हानिकारक यूवी रेज में 99% को ये एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है बेटा? एब्जॉर्ब, और अपने पास नहीं आने देती। आप जानते हो सोलर रेडिएशन मैंने बताया था, तभी तो आप जानते हो कि वो यही भाग है जो बादल या गैस अवशोषित कर लेती हैं, लेकिन आजकल गड़बड़ हो रही है ना। बाकी अभी कहेंगे ओजोन छिद्र बन रहा, तो ये बहुत अपने लिए कवच का काम है, ये प्राण देने वाली है अपने लिए बेटा, है ना। कि जानते हो तभी तो 50 से कमी तो पहुंचता है नहीं पार, और पार जो होता है वो तो 400-700 नैनोमीटर होता है फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन, उसका 2 से 10 पौधे यूज करते हैं। और यूवी रेज को लेते ही नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी, उच्च तीव्रता और बहुत कम तरंग धैर्य, बहुत ज्यादा ऊर्जा वाली होती है, ये क्लोरोफिल को नाश कर सकती है। तो बहुत कम ऐसे पिगमेंट ही हैं जो यूवी की कुछ मात्रा को ले सकते हैं, बाकी क्लोरोफिल तो कभी भी नहीं लेता है किसको? यूवी रेज को। यस बेटा, और आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं बेटा कि देखो ये जो यूवी रेज होती हैं ये जंतुओं के लिए अत्यधिक खतरनाक, हाईली इंजरियस, डेंजरस, क्योंकि डीएनए और जो प्रोटीन होते हैं सजीवों के अंदर, जो डीएनए और प्रोटीन होते हैं वो प्राथमिकता, प्रिफरेंस देते हैं, इनको प्रिफरेंस रूप से इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब अगर प्रोटीन और डीएनए को इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया तो तुम जानते हो इन यूवी रेज की जो हाई एनर्जी है, उच्च ऊर्जा है, वो डीएनए और प्रोटीन के बीच में जो बॉन्ड है, डीएनए और प्रोटीन में, जैसे प्रोटीन में अमीनो एसिड के बीच में या डीएनए में न्यूक्लियोटाइड उनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ देगी, ब्रेक कर देगी, और वो क्षतिग्रस्त हो गए तो कई सारे उत्परिवर्तन से कई सारे विकार उत्पन्न हो जाएंगे या हो सकता है मृत्यु हो जाए। तो उत्परिवर्तन का मेन कारण है यूवी रेज, म्यूटाजेंस है। क्या बेटा? म्यूटाजेंस। तो इनसे अपने को बचाती है और एक कवच, शील्ड की भांति काम करती है, कवच की भांति, इसलिए आप कहते हो कि ये गुड ओजोन है। क्या बेटा? गुड ओजोन। बात को समझ रहे हैं? और मैं आपको बताऊं अब कि वायुमंडल में अगर अपन चाहे नीचे से ऊपर की ओर चले जाएं तो उस वायु स्तंभ में अगर अपने इसकी मोटाई को मापें तो इसके लिए जो यूनिट होती है वो डॉप्सन यूनिट होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, आप कहते हो कि वायुमंडल में ओजोन लेयर की मोटाई को डॉप्सन यूनिट के द्वारा दर्शाया जाता है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई को, यह अच्छा क्वेश्चन आता है, डॉप्सन यूनिट, डॉप्सन यूनिट में दर्शाया जाता है। यानी वायु स्तंभ में अगर ओजोन की सघनता देखें, ओजोन की मोटाई मापें तो डॉप्सन यूनिट में दर्शाया जाता है, यानी DU, डॉप्सन यूनिट, सॉरी। और अपन कहते हैं कि 1 DU डॉप्सन यूनिट बराबर 1 ppb, पार्ट्स पर बिलियन होता है, पार्ट्स पर बिलियन। यस बेटा, तो आप समझ रहे हैं कि डॉप्सन यूनिट के द्वारा इसको दर्शाते हैं। और आप जानते हैं कि सामान्य जो ओजोन है उसकी जो मोटाई है मैं आपको बता दूं, वो बेटा आपको बताया गया कि 3 mm होती है। मोटाई कितनी होती है? 3 mm सामान्य तापदाब पर। ध्रुवों के पास तो 4 mm तक होती है मोटाई, लेकिन पहले छिद्र देखना अभी ध्रुवों पर होगा कैसे मैं बताऊंगा। यस बेटा, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी मोटाई होती है। अब देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने करता हूं कि देखो बेटा, जो स्ट्रेटोस्फीयर है, अपर एटमॉस्फेयर, समताप मंडल से ऊपर जो ओजोन मंडल है, वहां यूवी रेज के संपर्क में ओजोन आती है। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि यूवी रेज के प्रभाव से लगातार ओजोन निर्मित भी होती रहती है और O2 में विघटित भी होती रहती है। यानी वहां ओजोन के निर्माण और विघटन दोनों में संतुलित चलता रहता है। जितनी ओजोन बनती है उतना विघटन, तो वो जो मोटाई वो सतत थी और सतत बनी हुई है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अपन लाइन वहां लिखते हैं बेटा कि देखो, जो टॉप एटमॉस्फेयर है ना, यानी ग्राउंड से लेकर अपन टॉप एटमॉस्फेयर तक मैंने बताया कि अगर इस ओजोन की मोटाई को मापें तो डॉप्सन यूनिट में आएगी। और ओजोन गैस वहां लगातार रूप से बनती है यूवी रेज के प्रभाव से मोलिकुलर ऑक्सीजन पे, और डिग्रेड भी होती है वापस मोलिकुलर ऑक्सीजन में, स्ट्रेटोस्फीयर में। और ये बिल्कुल बैलेंस, बिल्कुल संतुलित चलता रहता है।
तो ओजोन की मोटाई की जो थी वो थी, लेकिन आजकल उसका अपक्षय क्यों हो रहा है उसकी बातें अपन आगे भी करेंगे। यस बेटा, तो ध्यान देना कि भाई जो आप समझ रहे हैं बेटा कि स्ट्रेटोस्फीयर मतलब जो अपर एटमॉस्फेयर, समताप मंडल, यूवी रेज को एब्जॉर्ब तो करते हैं यूवी रेज के प्रभाव से। यूवी रेज के प्रभाव से मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि यूवी रेज के प्रभाव से लगातार ओजोन निर्मित होती रहती है, यानी आणविक ऑक्सीजन पे क्रिया होती है, तो यूवी रेज के प्रभाव से लगातार ओजोन निर्मित होती रहती है ना। यानी आणविक ऑक्सीजन पे क्रिया होने से यूवी रेज के प्रभाव लगातार ओजोन निर्मित होती रहती है और O2 में विघटित भी होती रहती है, और फिर लगातार उस ओजोन पे क्रिया होती है, तो यह लगातार O2 में विघटित भी होती रहती है। इस प्रकार विघटन तथा निर्माण के मध्य संतुलन बना रहता है, संतुलन बना रहता है, कांस्टेंट। ये फॉर्म भी होती रहती है आणविक ऑक्सीजन पे यूवी रेज के प्रभाव से और विघटित भी होती रहती है, और निर्माण और विघटन के मध्य एक संतुलन बना रहता है। तो आप समझ रहे हैं कि ये जितनी मोटाई उतनी रहती है। तो देखो O3 ओजोन यहां यूवी रेज के प्रभाव से ये ऑक्सीजन और आणविक नवजात ऑक्सीजन ये टू ब्रेक हो गई। अब इन्हीं यूवी रेज के प्रभाव में ये लगातार वापस भी बनती रहती है, तो विघटन और निर्माण के बीच एक संतुलन रहता है, तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है, जो ओजोन की मोटाई है उतनी रहेगी। बात को समझ रहे हैं? तो यूवी रेज के प्रभाव से, बात को समझ रहे हैं। लेकिन बेटा अब अपन बात करेंगे ओजोन डिप्लीशन। फिर ऐसा क्या हो रहा है कि ओजोन डिप्लीशन मतलब ओजोन परत का अपक्षय हो रहा है, ओजोन अपक्षय। ऐसा फिर क्या हो रहा है कि जब निर्माण और विघटन या विघटन और निर्माण में संतुलन है, तो फिर ऐसा क्या हो रहा है कि आजकल ओजोन छिद्र बन रहे हैं, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन परत का क्या हो रहा है, अपक्षय हो रहा है। बात को समझे? तो देखो बेटा इसके लिए कौन जिम्मेदार है, देखो मैं बताता हूं। आजकल आप जानते हो कि जो रेफ्रिजरेटर होते हैं या फिर एसी होती हैं, जो प्रशीतक या हवाई जहाज समताप मंडल में चलते हैं, तो उनके पेट्रोल डीजल गैसोलीन को न्यून ताप पर रखने के लिए वहां प्रशीतक एसी यूज किए जाते हैं। तो वहां वायुमंडल में वहां खूब ज्यादा मात्रा में क्या मुक्त होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो चाहे वायुमंडल से वहां हो, चाहे अपन नीचे जो रेफ्रिजरेटर एसी चलाते हैं, तो ये खूब ज्यादा मात्रा में क्लोरोफ्लोरोकार्बन विमुक्त करते हैं, और वो मुक्त फ्रियोन हल्के होने से तुरंत ऊपर पहुंच जाते हैं। कहाँ? समताप मंडल में। और वो वहां पर जाकर ओजोन का अपक्षय कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। यस बेटा, तो ध्यान दें कि रेफ्रिजरेंट्स या रेफ्रिजरेटर्स में ऐसे अपन कहेंगे कि रेफ्रिजरेटर तथा एसी में प्रयुक्त, बहुत इंपॉर्टेंट अपन बात करते हैं कि रेफ्रिजरेटर और एसी में प्रयुक्त CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC अर्थात मुक्त फ्रियोन के कारण ओजोन परत का विघटन तेजी से हो रहा है। तो
तो निर्माण से फिर ज़्यादा विघटन तेजी से हो रहा है। यस बेटा, तो फिर आप समझ सकते हैं कि मुख्यतः तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, कुछ मात्रा में CH4 और NO2 भी जिम्मेदार होते हैं, लेकिन सबसे मुख्यतः कौन? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जो रेफ्रिजरेटर, AC या और भी वातानुकूलित भागों में जो CFC या मुक्त फ्रीऑन मुक्त होते हैं, कारण ओजोन का क्षरण तीव्रता से हो रहा है। ओजोन का क्षरण या विघटन तेजी से हो रहा है, तीव्रता से हो रहा है। यस बेटा, तो देखिएगा कि यहां मैं आपको बिल्कुल रिएक्शन लिख के बताऊंगा कि भाई ये कैसे जो मुक्त फ्रीऑन है, तो ये कैसे अपन बात करें कि विघटन कर रही हैं। तो देखो, ये जो बेटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुक्त फ्रीऑन है, ये जब इन रेफ्रिजरेंट से, AC से विमुक्त होते हैं तो ये तुरंत कहाँ पहुंच जाते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर में, हल्के होने के कारण अपर एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं। अब जब स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाएंगे तो वहाँ वही यूवी रेज का प्रभाव आएगा इन पर और ये टूटेंगे, तो ये मुक्त क्लोरीन रिलीज करेंगे जो उत्प्रेरक की भांति कार्य करेगा और वो बहुत ही तेज गति से ओजोन परत का क्या करेगा? अपक्षय करेगा। यस बेटा, तो ध्यान से सुनना। अब अपन बात करते हैं ओजोन डिप्लीशन की। ओजोन डिप्लीशन की, यस बेटा, ओजोन डिप्लीशन में ओजोन अपक्षय की अपन बात करते हैं। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि जो मैंने भी बातें बोली कि पृथ्वी से विमुक्त CFC पृथ्वी से विमुक्त CFC, आपको मैं कहूं बेटा पृथ्वी से विमुक्त CFC या नीचे अपने आसपास से विमुक्त CFC स्ट्रेटो स्फीयर में पहुंचते हैं। यस बेटा, और जहां पर ये यूवी रेज के प्रभाव से मुक्त क्लोराइड आयन या मुक्त क्लोरीन रिलीज करते हैं, विमुक्त करते हैं, रिलीज करते हैं। यस बेटा, और फिर देखिएगा कि ये क्लोरीन जो है वो कैसे अपन बात करा कि उस ओजोन के डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार होगा। यस बेटा, तो आप जानते हैं कि ये अपवार्ड ऊपर चले जाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में और वहां यूवी रेज के प्रभाव से इनसे क्लोरीन मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है? क्लोरीन। यस, अब देखो मैं आपके सामने रिएक्शंस जो लिखूंगा वो क्या होती है बेटा, ध्यान से सुनना। जैसे आप जानते हो कि मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा CFCl3। आप जानते हो दो टाइप के यहाँ पर फॉर्मूले होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के, है ना। वो तो आप जानते हो ना कि एक कार्बन से 4 वैलेंसी होती है, तो एक फ्लोरीन 3 क्लोरीन हो गया, तो CFCl3। तो फिर अपन जब इसको करते हैं तो ये तो आपका क्या है बेटा, जैसे जो ये आपका है ना CF आपका Cl3, क्लियर है। तो ये तो आपका क्या है बेटा, जैसे फ्रीऑन ये तो 11 है, सॉरी CFC 11 है, ये तो CFC 11 और अपन लिखते हैं ना CF2Cl2, वो आपका होता है फ्रीऑन 12। फ्रीऑन क्या होता है? 12। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है ना, अगर कार्बन 2 ले लेंगे तो एथेन ही तो ही, मतलब एल्केन व्युत्पन्न तो है, तो जैसे C2H6 होता है, तो वैसे आप जानते हो कार्बन अगर अपन 2 ले लेंगे तो C2F2Cl4 होगा ना, C2F2Cl4 112 जो आप C2F2Cl4। तो खैर अपन कुछ भी लिखते हो तो अपन ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो ध्यान सुना, देखो मैं यहाँ पर कोई फॉर्मूला लिख देता हूँ जैसे CFCl3। अब ये आप जानते बेटा कि CFCl3 किसके प्रभाव में? उच्च आवर्ती, उच्च तरंग धैर्य यानी यूवी रेज के प्रभाव में।
यूवी रेज के प्रभाव में। तो यूवी रेज के प्रभाव में जो ये आपका CFCl3 है ये ब्रेक होगा CFCl2, CFCl2। और एक देखो ये आपका क्लोराइड आयन मुक्त क्लोरीन, ये मुक्त क्लोरीन मुक्त हो गया, मुक्त क्लोरीन। यस बेटा, ये अपन कहेंगे क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। यस बेटा। और फिर अगर अपन आगे बात करें, जैसे फिर एक बार और कर सकता है CFCl2, फिर वही यूवी रेज के प्रभाव में। तो ये आप समझ सकते हो कि CFCl और वही क्या, मुक्त क्लोरीन। यस। या फिर देखो अपन इन रिएक्शन से मुक्त कर लें, जैसे अपन इससे मुक्त कर लें C2F2Cl4, वही यूवी रेज के प्रभाव में। और ये आपका हो गया C2F2Cl3 और ये मुक्त क्लोरीन। समझ गए। अब ये जो मुक्त क्लोरीन है, मुक्त क्लोराइड आयन, ये कैटलिस्ट की भांति काम करता है। किसकी भांति कार्य करता है? कैटलिस्ट की भांति कार्य करता है बेटा। यस। यानी क्लोरीन रिएक्ट विथ ओजोन, जो उस ओजोन के साथ क्रिया करेगा और फिर उसको मोलिकुलर ऑक्सीजन मतलब आणविक ऑक्सीजन में नवजात में चेंज कर देता, मैं आपको बताऊंगा आगे। तो देखो कि जो प्रत्येक क्लोराइड आयन एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता हुआ अनंत समय तक ओजोन के अनेक अणुओं को विघटित करता है। अनंत समय तक ओजोन के अनेक अणुओं को क्या करता है? विघटित करता है। बात को समझे? यस बेटा। तो अपन कहेंगे कि प्रत्येक क्लोराइड आयन जो मुक्त हो गया एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। यस, कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है, उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है और अनंत समय तक O3 के अनेक अणु को विघटित करता है। अनंत समय तक O3 के अनेक अणुओं को विघटित करता है। यस। और आप जानते हो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताऊं कि जो क्लोराइड आयन है, एक क्लोरीन परमाणु प्रकाश अपघटन क्रिया द्वारा 1,00,000 ओजोनों को ऑक्सीजन अणुओं में बदल देता है। 1,00,000 ओजोन अणुओं को ऑक्सीजन अणुओं में बदल देता है। यस, क्योंकि कैटलिस्ट तो कुछ चेंज ही नहीं होगा, उत्प्रेरक है ना, उसमें खुद में तो कोई चेंज होगा ही नहीं ना, वो तो आप जानते हो कि वापस उसी में चेंज हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं आप? तो देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूंगा। क्या बात कहूंगा आपको कि भाई ये क्लोरीन, ये जो क्लोराइड आयन है या क्लोरीन है, ये किससे क्रिया करता है? ओजोन से। ओजोन से करता है। फिर आपका क्या बनाता है? ये बनाता है जैसे ClO+O2, ये लो, तो ये तो ऑक्सीजन निकाल दी। अब जो ClO है वो आप समझ सकते हैं कि फिर O3 से क्रिया करता है, सॉरी, तो आप जानते हैं मुक्त क्लोरीन तो मुक्त हो गया +2O2, तो ये ऑक्सीजन में बदल रहा है ना, और ये मुक्त क्लोरीन मुक्त हो गया, इसमें कोई चेंज ही नहीं होगा। ऐसे लगातार विघटन करता जाता है, लगातार क्या करता जाता है? विघटन। यस। और ओजोन परत पतली होती जाती है। बात को समझे? और आपको मैं बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट कि क्लोराइड एटम उत्प्रेरक की भांति कार्य करके, मतलब उस रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, रिएक्शन में क्लोराइड आयन कंज्यूम नहीं होगा। ओजोन कंज्यूम हो गया लेकिन क्लोराइड आयन कंज्यूम नहीं होगा, और वो जुड़ता जाएगा और विघटन करता जाएगा। यस। ऐसा होने से क्या हो रहा है? यस बेटा, तो O3 की परत का क्षरण संपूर्ण विश्व में हो रहा है। यस, लेकिन प्रतिवर्ष अगस्त एंड और अक्टूबर में ये जो ध्रुव प्रदेश वहां बहुत ज्यादा विरलता हो गई। कारण क्या उसका भी मैं बताऊंगा आपको। तो देखो मैं यहां बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आप आपके सामने लिखता हूं कि O3 ओजोन की परत, ओजोन की परत का क्षरण या विघटन पूरे विश्व में हो रहा है।
हो रहा हर जगह ही है, लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा ओजोन छिद्र मतलब विरलता इतनी हो गई कि वहां ओजोन है ही नहीं। यस, तो O3 परत का क्षरण पूरे विश्व में हो रहा है, लेकिन प्रतिवर्ष अगस्त एंड और अक्टूबर स्टार्ट में, प्रतिवर्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्रतिवर्ष अगस्त एंड व अक्टूबर स्टार्ट में, शुरू में, अक्टूबर की शुरुआत में अंटार्कटिका, यस बेटा, तो आपने कहा कि प्रतिवर्ष अगस्त एंड और अक्टूबर स्टार्ट में अंटार्कटिका के ऊपर O3 मोटाई अत्यंत कम हो जाती है। अंटार्कटिका पर O3 परत की मोटाई अत्यंत कम हो जाती है, अर्थात विरल। यस बेटा, जिससे ओजोन होल, उस ओजोन परत में छिद्र ओजोन होल दिखाई देते हैं, समझे? और ओजोन होल दिखाई देते हैं, लेकिन आपको दिमाग लगेगा अंटार्कटिका ये ध्रुव प्रदेशों में सबसे पहले क्यों बने, या ध्रुव प्रदेशों में पहले क्यों दिखाई देते हैं, जबकि वहां तो एक बार के लिए मोटाई ज्यादा भी होती है। मैं बता दूं, एक तो ध्रुवों की चपटी सतह होती है, तो वहां मुक्त क्लोरीन, ये जो फ्रियोन है, मुक्त फ्रियोन, ये तुरंत पहुंच जाते हैं वहां पर। दूसरी बात, लो टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो लो टेम्परेचर पे ज्यादा एक्टिव होने से ध्रुवीय क्षेत्रों पर सबसे पहले देखा गया। सबसे पहले तो आप जानते हो कि निम्बस उपग्रह के द्वारा, आपको पता है निम्बस उपग्रह के द्वारा सबसे पहले 1985 के अंदर जो ओजोन परत के अंदर होल है वो अंटार्कटिका में देखा गया, और फिर 1990 में आर्कटिक के अंदर आपका देखा गया। यस बेटा, तो आप समझ रहे हैं कि ये आपका क्या है, ओजोन होल। यस, तो बहुत इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बताता हूं कि ये जो सैरवुड रोलैंड मारियो कुटजन ने 1995 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, क्योंकि सबसे पहले अंटार्कटिका में और फिर कहां पर, आर्कटिक क्षेत्र में निम्बस उपग्रह द्वारा, निम्बस 7 उपग्रह के द्वारा ओजोन होल सर्वप्रथम अंटार्कटिका में, फिर कहां, आर्कटिक में देखा गया था। यस बेटा, अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। यस, कि ओजोन लेयर, आपको मैं बता दूं, ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर है जो जितनी भी हानिकारक पराबैंगनी विकिरण है 99% ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब कर लेती है, परावर्तित कर देती हैं। और सुनो, ओजोन परत तो बेटा वो परत है जो, जानते हो यूवी पराबैंगनी विकिरणों की 3 कैटेगरी होती है, यूवीसी, यूवीबी, यूवीए। सबसे ज्यादा आवर्ती या सबसे ज्यादा ऊर्जा या तीव्रता किसकी होती है, यूवीसी की। लेकिन सजीवों के लिए सबसे ज्यादा घातक कौन होती है, यूवीबी। यूवीबी सजीवों के लिए सबसे ज्यादा घातक होती है, यूवीबी, मोस्ट लेथल। यस, अब सुन लो कि ओजोन परत तो ऐसी परत है जो यूवीबी से ज्यादा तीव्रता किसकी होती है, यूवीसी को, उसको भी रोकने की पूरी क्षमता रखती है, तो यूवीबी को तो बिल्कुल आने ही नहीं देगी। लेकिन अगर ओजोन छिद्र हो गए तो पृथ्वी पर क्या आ जाएगी, यूवीबी। यूवीबी, बात को समझे? तो आप समझ रहे हैं बेटा कि यूवीबी आ जाएगी। तो क्वेश्चन एक तो आपके सामने क्या उठा था कि भाई निम्बस उपग्रह के द्वारा 1985 के अंदर सर्वप्रथम होल देखा गया अंटार्कटिका पर, फिर 1990 में आर्कटिक पर। तो ये ओजोन होल ध्रुव क्षेत्रों पर क्यों बने, जबकि वहां तो मोटाई ज्यादा थी? ध्रुव क्षेत्रों पर बेटा इसलिए बने कि उनकी सतह एक तो चपटी होती है, तो वहां रिएक्शन के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा मिल जाएगा। दूसरी बात है कि जो मुक्त फ्रियोन होते हैं वो लो टेम्परेचर पर बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो तुरंत यूवी के प्रभाव में आकर वो मुक्त क्लोरीन निकालेंगे, और ये जो मुक्त क्लोरीन उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, ये अनंत समय तक ओजोन का क्या करेगा, अपक्षय करता रहेगा। बात को समझे? इसलिए वहां पर देखे गए। फिर मैंने आपको बताया कि भाई अब क्या कर रही है, तो कुछ बातें आपको मैं बता देता हूं जिनको आपको याद रखना है। यस बेटा, कि भाई ये ओजोन परत हर प्रकार की यूवी रेज को, जो यूवी बी से ज्यादा आवर्ती और कम तरंग धैर्य वाली होती है, अधिक ऊर्जा वाली होती है यूवी सी, उसको भी रोकने में पूरी कैपेसिटी होती है, पूरी क्षमता होती है इसमें। तो यूवी बी को तो किसी भी हालत में नीचे नहीं आने देगी अगर है, और अगर ये नहीं है
तो यूवीबी आ जाएगी। और यूवीबी सजीवों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। वो जो अपना डीएनए या प्रोटीन प्रेफरेंस इसी को अवशोषित करते हैं तो उनके बॉन्ड क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। बात को समझ रहे हैं? तो मैं सीधी बात कहूंगा फिर, क्लियर, कि यूवीबी डीएनए और प्रोटीन द्वारा अवशोषित की जाती है, जिससे म्यूटेशन की दर में वृद्धि होती है ना। और इससे स्किन कैंसर है, स्किन सेल की एजेजिंग, असमय मृत्यु है, या स्किन प्रॉब्लम्स, कैंसर, ये कई प्रकार के आपके विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जो मैंने आपको सारे बता दिए। और जानते हो कि कॉर्निया यूवीबी को अत्यधिक अवशोषित करता है, जिससे मोतियाबिंद हो जाता है, धुंधला, कॉर्निया धुंधला हो जाएगा, मोतियाबिंद। और जानते हो यूवी के प्रभाव से अगर मोतियाबिंद हो तो उसको आप क्या बोलते हो? स्नो ब्लाइंडनेस। स्नो ब्लाइंडनेस यानी हिम अंधता। तो ध्यान से सुनना कि हिम अंधता क्या होती है। हिम अंधता क्या होती है? स्नो ब्लाइंडनेस, कि आंख का कॉर्निया यूवीबी को अत्यधिक अवशोषित करता है, जिससे मोतियाबिंद हो जाती है, कॉर्निया में सूजन आ जाती है। कॉर्निया में सूजन, उसको अपन क्या बोलते हैं? यूवीबी के प्रभाव से मोतियाबिंद। कॉर्निया में सूजन, समझ गए क्या? तो ये स्नो ब्लाइंडनेस हो गया। इसके अलावा तुम जानते हो यूवीबी डीएनए तथा प्रोटीन अधिक अवशोषित, तो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। तो आप जानते हो म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, स्किन कैंसर, है ना, और स्किन सेल्स की मृत्यु, एजिंग, मृत्यु हो जाती है। ये सारी बातें बेटा मैंने आपको बता दी। बोलो, बस याद रखना आपको। बोलो भाई। अब सुने कि ये बहुत बड़ी समस्या आ रही थी, तो ओजोन अपक्षय के लिए जो ओजोन अपक्षयकारी पदार्थ होते हैं, यानी कौन होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो भाई एक ही कारण हो सकता है कि ओजोन परत के अपक्षय को किससे रोका जा सकता है? इन मुक्त फ्रियोन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को कम करो। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस ही, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। हाँ तो बेटा देखो कि ये जो ओजोन परत का अपक्षय करने वाले पदार्थों, यानी आपके हो जाएंगे ओडीएस, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस। तो ओजोन परत का अपक्षय करने वाले पदार्थ ओडीएस, ओडीएस जो ओजोन परत के अपक्षय को या ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार पदार्थों के उत्सर्जन को कम करने के लिए और इसके लिए अपक्षय लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यस बेटा। तो इनके अपक्षय को कम करने के लिए आप जानते हो बेटा कि कनाडा में 27 देशों ने सितंबर 1987 को एक प्रोटोकॉल बना, मॉन्ट्रियल, है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। और अब तक 175 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। यस बेटा। और ये जो 16 सितंबर 1987 को प्रोटोकॉल बना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका एक उद्देश्य था
कि जो ओजोन परत के लिए अपक्षयकारी पदार्थ हैं ओडीएस, उनके विसर्जन को कम किया जाए, ये रेफ्रिजरेटर से इनसे उनको कम किया जाए। यस बेटा, ये बात आपकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यस। और ये 1989 में लागू हुआ था, 1989 में प्रभावी रूप से लागू किया गया था, समझ गए। इसलिए आप जानते हो कि बनाया कब किया था, 16 सितंबर 1987 में, लागू कब हुआ 1989 में। और 16 सितंबर को, ये क्वेश्चन नीट 2018 में आ गया है कि 16 सितंबर को ओजोन डे, ओजोन दिवस के नाम से जानते हैं, ओजोन डे। यस बेटा, बोलो बोलो। तो ये मैंने आपको सारी बातें, सारी लाइनें ये मैंने आपको क्लियर करवा दी, और ये पूरा आपको मैंने बेटा डॉप से ये सारी बातें बता दी। इसमें ध्यान देने बात है, अच्छा ओजोन क्या है, खराब ओजोन क्या है, फिर अच्छा ओजोन है तो क्या करता है, फिर ओजोन का बनना और विघटन होना, संतुलित प्रक्रिया। लेकिन जो सीएफसी हैं वो कैसे इसके संतुलन को बिगाड़ देते हैं, सीएफसी क्या मुक्त करते हैं जो ओजोन का अपक्षय लगातार कर रहा है। ओजोन का छिद्र सबसे पहले ध्रुवों पर क्यों देखा गया, निम्बस उपग्रह के द्वारा 1985 के अंदर अंटार्कटिका पर, फिर आर्कटिक पर, मैंने बताया आपको, बल्कि वहाँ तो मोटाई ज़्यादा थी, बताया ना कि न्यून ताप पर ये ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि वहाँ चपटी सतह होने से पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा मिल जाता है। फिर ओजोन क्या है कि जो यूवीबी से ज़्यादा आवृत्ति, कम तरंगदैर्घ्य की ज़्यादा ऊर्जा वाली है, यूवीसी को भी रोकने में पूरी सक्षम होती है। लेकिन सजीवों के लिए सबसे ज़्यादा घातक कौन होती है, यूवीबी। तो यूवीबी अपने डीएनए और प्रोटीन द्वारा एब्जॉर्ब होती है और उस बॉन्ड को तोड़ देती है, म्यूटेशन जनरेट करती है। तो अगर ओजोन होल हो जाएंगे तो यूवीबी सीधी आ जाएगी, तो म्यूटेशन, स्किन कैंसर, स्किन सेल की एजेजिंग, ऐसे में मृत्यु, सारे नोट कर लेना। और अगर ये यूवीबी अपने आँख के कोर्निया ज़्यादा अवशोषित करता है तो कोर्निया में सूजने मोतियाबिंद हो जाती है, स्नो ब्लाइंडनेस क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये सारे कारण करती है। फिर आप जानते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, ये सब कुछ आप क्लियर करेंगे और अपन आगे सॉलिड वेस्ट और जो बचा हुआ टॉपिक आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।